जय हिंद। वेलकम टू जीके एमसीक्यू 2020। आज हम सीआईएसएफ फैक्ट एंड रूल से महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें क्योंकि इस वीडियो में एग्जाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो फैक्ट नहीं जान पाएंगे, इसीलिए आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो का कंटेंट आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर पेनल्टी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख दंड नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। कंपल्सरी रिटायरमेंट, ये क्या है, मेजर पेनल्टी में आता है। डिमोशन टू लोअर रैंक, यानी कि ये भी मेजर पेनल्टी में आता है। विथ होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, यानी प्रमोशन को रोक देना, ये क्या है कि मेजर पेनल्टी में नहीं आता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा, ये जो मेजर पेनल्टी है इसको कौन से रूल में डिस्कस किया गया है? तो ये जो मेजर पेनल्टी है इसको बताया गया है रूल 34 में। रूल 34 में ये बताया गया है कि पेनल्टी कितने प्रकार की होती है। तो आप अभी तक मेरे रूल का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें मैं पूरा डिटेल्स में रूल के बारे में बताया हूँ, वहाँ से आप सारे रूल को पढ़ सकते हैं। तो रूल 34 में बताया गया है पेनल्टी के बारे में। लेकिन अब आता है कि मेजर पेनल्टी को अधिरोपित करने की प्रक्रिया, ये रूल 36 में बताया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर प्रश्न ऐसे आए कि मेजर पेनल्टी को अधिरोपित करने की प्रक्रिया कौन से नियम में दिया गया है, तो नियम 36 में दिया गया है। और उसके बाद मेजर पेनल्टी के बारे में कौन से रूल में दिया गया है, तो रूल 34 में दिया गया है। ये आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छोटी सजा कितने दिनों से अधिक की नहीं हो सकती, यानी कि पेटी पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड द डेज। तो जो छोटी सजा है पेटी पनिशमेंट 14 दिनों से अधिक की नहीं हो सकती। अच्छा, ये छोटी सजा किसको दिया जाता है? ये हेड कांस्टेबल और उससे नीचे रैंक के जितने भी हैं उनको पेटी पनिशमेंट दिया जाता है। अच्छा, पेटी पनिशमेंट के बारे में कौन से रूल में बताया गया है? ये बताया गया है रूल 35 में पेटी पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। और इसे अधिरोपित करने की प्रक्रिया यानी पेटी पनिशमेंट को देने की प्रक्रिया ये रूल नंबर 38 में बताया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवाइजिंग अथॉरिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन संशोधन पदाधिकारी नहीं है। तो ये चारों ऑप्शन में से जो डिप्टी कमांडेंट है ये रिवाइजिंग अथॉरिटी में नहीं आते। बाकी कमांडेंट, डीआईजी और आईजी ये तीनों आते हैं रिवाइजिंग अथॉरिटी में। ठीक है, इससे एक और भी प्रश्न बन सकता है। ये जो चारों है इनको हम बोलेंगे सुपरवाइजरी ऑफिसर। सुपरवाइजरी ऑफिसर क्योंकि जितने भी गैजेटेड रैंक हैं सीआईएसएफ के वो सुपरवाइजरी ऑफिसर में आते हैं या उनको पर्यवेक्षक अधिकारी बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैक्सिमम टाइम लिमिट टू सबमिट अपील इज, यानी कि अपील करने की अधिकतम समय सीमा क्या होती है? तो अधिकतम समय सीमा होती है 30 दिन। ठीक है, 30 दिनों के अंदर आप अपील कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देयर इज नो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ, यानी कि किस आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। तो निलंबन के खिलाफ कोई अपील हम नहीं कर सकते। ठीक है, यानी जो सस्पेंशन है इसके खिलाफ हम कोई अपील नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, निलंबन ये कौन सा रूल में दिया गया है? किस नियम में निलंबन के बारे में बताया गया है? तो निलंबन के बारे में नियम 35 में बताया गया है। ये आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू एमओएफ रिगार्डिंग इंक्वायरी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन किसी बल सदस्य पर इंक्वायरी करने की मान्यता देता है? तो जो आर्टिकल 311 है किसी मेंबर ऑफ द फोर्स पर इंक्वायरी करने की मान्यता को देता है। तो ये प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से आ सकता है।
प्रश्न 7, द पेनल्टी ऑफ रिडक्शन टू लोअर रैंक शैल नॉट बी इम्पोज्ड ऑन, यानी किस पर निचले रैंक पर रिडक्शन का दंड नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन है सब इंस्पेक्टर से प्रमोटेड इंस्पेक्टर, इस पे लगाया जा सकता है। एएसआई से प्रमोटेड सब इंस्पेक्टर, इस पे भी लगाया जा सकता है। लेकिन जो डायरेक्ट अपॉइंटेड सब इंस्पेक्टर है, इस पे नहीं लगाया जा सकता। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर कोई डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो के जिस रैंक पे आता है, जैसे कि डायरेक्ट कोई सब इंस्पेक्टर आया है, तो उसको कभी भी उसको सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे नहीं किया जा सकता। जैसे मान के चलिए कि ये प्रमोशन लेके इंस्पेक्टर तक ये चला गया है, तो इसको इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर पे लाया जा सकता है, लेकिन सब इंस्पेक्टर से नीचे इसको नहीं लाया जा सकता है। जैसे कि मान के चलिए कि कोई डायरेक्ट एएसआई आया, तो एएसआई को भी इसको डायरेक्ट एएसआई से नीचे रैंक में रिडक्शन के दंड के द्वारा नहीं लाया जा सकता। ये आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द पेनल्टी ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट शैल बी इम्पोज्ड ऑन द ईएमओएफ हु हैव कंप्लीटेड मिनिमम, यानी कि न्यूनतम कितना साल पूरा कर लेने के बाद किसी नामांकित बल सदस्य को अनिवार्य सेवानिवृत्त की सजा दी जा सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 20 साल की सेवा पूर्ण होने के बाद किसी बल सदस्य को कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ड्यूरिंग रिव्यू ऑफ सस्पेंशन द सब्सटेंस अलाउंस में बी, यानी कि निलंबन की समीक्षा के दौरान निर्वाह भत्ता क्या होगा। तो ये होगा कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज, ना इसे बढ़ाया जाएगा ना घटाया जाएगा, जैसा उसको मिल रहा था वैसा ही मिलेगा। ये ध्यान में रखना है। प्रश्न 10, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सस्पेंशन शैल बी, यानी कि निलंबन की अवधि मैक्सिमम कितना हो सकती है। तो मैक्सिमम 3 मंथ की हो सकती है, लेकिन इसे एक बार में कितना बढ़ाया जा सकता है, इसको 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखने प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। यानी मैक्सिमम जो सस्पेंशन की अवधि हो सकती है ये 3 महीने की हो सकती है, लेकिन जब इसे बढ़ाया जाता है तो इसे मैक्सिमम 180 दिनों तक एक बार में बढ़ाया जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 11, अ पर्सन सस्पेंडेड शैल बी इंटाइटल्ड टू, यानी कि निलंबित किया गया व्यक्ति किसका हकदार होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूरा वेतन और भत्ता के हकदार होगा। यानी कोई भी सस्पेंडेड व्यक्ति का पूरा वेतन और भत्ता मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 12, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर पेनल्टी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा मोटा दंड नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 वर्षों के लिए वेतन में एक निचले स्तर पर कटौती। यह क्या है, छोटा मोटा दंड नहीं है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न 13, निलंबन क्या है, यानी कि सस्पेंशन इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक प्रशासनिक आदेश। निलंबन एक प्रशासनिक आदेश है। अच्छा, निलंबन कौन सा रूल में दिया हुआ है, मैंने अभी पिछले ही प्रश्न में इसके बारे में डिस्कस किया था, तो कमेंट बॉक्स में आप इसको ज़रूर बताएं कि निलंबन किस रूल में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। हु कैन इशू चार्जशीट टू एन इंस्पेक्टर अंडर रूल 36 ऑफ CISF, यानी कि CISF के नियम 36 के तहत इंस्पेक्टर के लिए चार्जशीट कौन जारी कर सकता है। असिस्टेंट कमांडेंट, कमांडेंट, DIG, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों रूल 36 के अनुसार इंस्पेक्टर को चार्जशीट जारी कर सकते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एन ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस टू अ कांस्टेबल शैल बी रिवोक्ड बाय, यानी कि कांस्टेबल के लिए सेवा से समाप्ति का आदेश कौन रद्द कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IG, यानी कि एक कांस्टेबल का जो टर्मिनेशन ऑर्डर है वो IG क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है। ये आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आफ्टर कंडक्टिंग सर्च एन इन्वेंट्री शैल बी प्रिपेयर्ड एंड विच विल बी साइंड बाय, यानी कि तलाशी करने के बाद एक सूची तैयार की जाती है जिस पर किसके हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी गवाह और तलाशी लेने वाले अधिकारी दोनों का, यानी कि बोथ विटनेस एंड ऑफिसर कंडक्टिंग सर्च। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 17, द अरेस्ट पर्सन शुड बी हैंडेड ओवर टू, यानी कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किसे सौंपना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलिस ऑफिसर को पुलिस स्टेशन से बाहर भी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति को हम गिरफ्तार करते हैं तो किसी पुलिस ऑफिसर को पुलिस स्टेशन से बाहर भी उसे हैंड ओवर कर सकते हैं। इसको आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोकल रैंक में बी कन्फर्ड बाई डीजी अप टू द रैंक ऑफ, यानी कि डीजी के द्वारा किस रैंक तक के लिए लोकल रैंक दिया जाता है। तो ये दिया जाता है कमांडेंट तक को, यानी कि ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा, लोकल रैंक के बारे में कौन से रूल में बताया गया है। तो लोकल रैंक के बारे में रूल 5 में बताया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 19, द लोकल रैंक सीज टू एग्जिस्ट इफ इट इज नॉट कन्फर्म बाई, यानी कि लोकल रैंक रद्द हो जाएगा यदि उसकी पुष्टि नहीं की जाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगर इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 21 दिनों के अंदर पुष्टि नहीं की जाती तो जो लोकल रैंक है ये रद्द हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखने हैं। प्रश्न 20, हु इज एम्पावर्ड टू कन्फर लोकल रैंक अप टू द इंस्पेक्टर, यानी कि इंस्पेक्टर तक को लोकल रैंक प्रदान करने का अधिकार किसके पास है। तो वो अधिकार है डायरेक्टर जनरल के पास, यानी डीजी के पास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रांचेज ऑफ सीआईएसएफ, यानी कि सीआईएसएफ की कितनी शाखाएं हैं। तो सीआईएसएफ की टोटल 3 शाखाएं हैं। कौन कौन से। एक है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, दूसरा है मिनिस्ट्रियल ब्रांच और तीसरा है फायर ब्रांच। ये तीनों ब्रांच सीआईएसएफ की ब्रांच है। इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हु हैज द पावर टू मेक रूल्स, यानी सीआईएसएफ का नियम बनाने का अधिकार किसे है। तो अधिकार दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड जो सीआईएसएफ का नियम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। इसको आपको ध्यान में रखने हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगले सीरीज में जब मैं वीडियो लेके आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पावर टू सर्च अ पर्सन विदाउट वारंट इज ग्रांटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन, यानी कि बिना वारंट किसी व्यक्ति की तलाशी लेने का अधिकार किस धारा के अंतर्गत आता है। वो आता है सेक्शन 12 के अंतर्गत, यानी सेक्शन 12 के अंतर्गत हम किसी व्यक्ति को बिना वारंट के तलाशी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑल द MOF आर empowered टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन, यानी कि किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक बल सदस्य को बिना वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो वो की गई है सेक्शन 11 के अंतर्गत, यानी सेक्शन 11 के अंतर्गत प्रत्येक बल सदस्य को बिना वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 25, हु इज एम्पावर्ड विथ मजिस्ट्रियल पावर एज पर सेक्शन 18 ऑफ सीआईएसएफ एक्ट, यानी कि सीआईएसएफ एक्ट की धारा 18 के तहत मजिस्ट्रियल पावर किस में निहित है। वो निहित है कमांडेंट में, यानी कि जो सीआईएसएफ एक्ट की धारा 18 है उसके तहत मजिस्ट्रियल पावर कमांडेंट में निहित है। ये आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कमांडेंट इज वेस्टेड विद द पावर ऑफ, यानी कि कमांडेंट के पास कैसी शक्ति निहित है। तो कमांडेंट के पास मजिस्ट्रेट की फर्स्ट क्लास की शक्ति निहित है। ये आपको ध्यान में रखना है और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ड्यूरिंग सस्पेंशन ऑफ MOF, यानी निलंबन के दौरान बल सदस्य, ऑप्शन दिया गया है कि सदस्यता समाप्त हो जाती है, बल की सदस्यता समाप्त नहीं होती, कुछ हद तक बल की सदस्यता समाप्त हो जाती है और निलंबन का निर्देश मिलते ही सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बल की सदस्यता समाप्त नहीं होती। कोई व्यक्ति
सस्पेंशन में रहता है तो उसकी बल की जो सदस्यता है वो समाप्त नहीं होती, ये आपको ध्यान में रखने हैं। प्रश्न 28, विच ब्रांच इज नॉट अ कंस्टिट्यूट पार्ट ऑफ फोर्स, यानी कौन सी शाखा बल की एक घटक हिस्सा नहीं है, यानी सीआईएसएफ की कौन सी शाखा इसमें नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच मैंने आपको बताया था वो है, मिनिस्ट्रियल ब्रांच वो भी है, फायर ब्रांच वो भी है, लेकिन मेंटेनेंस ब्रांच ये सीआईएसएफ की कोई ब्रांच नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 29, हु इज नॉट अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर, यानी कि कौन अधीनस्थ अधिकारी नहीं है। तो अधीनस्थ अधिकारी में मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो एएसआई से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्टर तक ये आते हैं सबऑर्डिनेट ऑफिसर में, चाहे वो मिनिस्ट्रियल विंग का हो, चाहे वो फायर विंग का हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव विंग का हो। तो इसमें से कौन सा, इंस्पेक्टर फायर क्या है, ये सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल ये भी क्या है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर, लेकिन हेड कांस्टेबल क्लर्क ये क्या है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न 30, हु इज अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर, यानी कौन अधीनस्थ अधिकारी है। तो सुपरवाइजरी ऑफिसर ये क्या है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर नहीं आता है, अंडर ऑफिसर ये भी नहीं आते, हेड कांस्टेबल क्लर्क ये भी नहीं आते। तो राइट आंसर क्या होगा, इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर है ये आते हैं सबऑर्डिनेट ऑफिसर में। अच्छा, सुपरवाइजरी ऑफिसर में कौन आते हैं और अंडर ऑफिसर में कौन आते हैं, अगर आपको पता है तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 31, सुपरवाइजरी ऑफिसर आर अपॉइंटेड बाय, यानी कि पर्यवेक्षी अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि अभी पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है कंटिन्यू चेंज हो रहा है। इससे पिछले साल में जो पैटर्न था बहुत हार्ड कर दिया था, और इन साल आप देख ही चुके हैं कि जीके जीएस के पोर्शन में पूरा का पूरा डिपार्टमेंटल क्वेश्चन दे दिया था। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि अगर कंटिन्यू पैटर्न चेंज कर रहा है तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। अगर डिपार्टमेंटल क्वेश्चन इन साल दिया है तो हो सकता है अगर अगले साल डिपार्टमेंटल क्वेश्चन कम कर दे, तो आपको जीके और जीएस भी पढ़ना है। पूरा आपका फोकस डिपार्टमेंटल पे नहीं रहना चाहिए, आपको साथ में जीके जीएस करेंट अफेयर भी पढ़ना है। फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं इस चैनल पर रीजनिंग और मैथ का भी वीडियो लेके आने वाला हूँ, वो भी शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, जिससे आप कम टाइम में आसानी से हल कर सकते हैं। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। प्रश्न 32, फॉलोअर्स कैन बी अपॉइंटेड बाय, यानी फॉलोअर्स किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फॉलोअर्स का अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन सा है, कमांडेंट है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, फॉलोअर्स से लेके फॉलोअर्स टू एएसआई रैंक तक जो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो है कमांडेंट और सीनियर कमांडेंट, ये आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टू होम इज अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट नॉट इशूड, यानी कि नियुक्ति प्रमाण पत्र किसे जारी नहीं किया जाता। तो नियुक्ति प्रमाण पत्र सुपरवाइजरी ऑफिसर को जारी नहीं किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द सुपरिटेंडेंस ऑफ द फोर्स शैल बी वेस्ट विथ, यानी बल का अधीक्षण किसके पास होगा। तो जो बल का अधीक्षण है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, ये आपको ध्यान में रखने हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर फोर्स शैल वेस्ट विथ, यानी कि संपूर्ण बल का प्रशासन किस में निहित है, तो वो निहित है डायरेक्टर जनरल में। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनल्टी इज नॉट मेंशन्ड इन सीआईएसएफ एक्ट, यानी सीआईएसएफ एक्ट में कौन सी पेनल्टी मेंशन नहीं है। सेंसर मेंशन किया हुआ है, रिडक्शन टू अ लोअर टाइम स्केल ऑफ पे ये भी मेंशन है,
रिमूवल फ्रॉम ऑफिस ऑफ डिस्टिंक्शन, यानी ये मेंशन नहीं है। किसी को ऑफिस से निकाल देना ये कोई पेनल्टी थोड़ी है, ये तो कोई पेनल्टी में नहीं आता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। प्रश्न 37, रिवीजन पिटीशन इज अलाउड अगेंस्ट द, यानी पुनरीक्षण याचिका किसके विरुद्ध हम फाइल कर सकते हैं? तो ऑर्डर इम्पोजिंग पेनल्टी इसके विरुद्ध कर सकते हैं, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इसके विरुद्ध भी कर सकते हैं, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एपीलेट अथॉरिटी इसके विरुद्ध भी कर सकते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिवीजन पिटीशन शैल बी डन विद इन अ पीरियड ऑफ, यानी कि पुनरीक्षण याचिका कितने अवधि के भीतर की जाएगी? तो वो की जाएगी 1 महीने के अंदर, यानी कि 30 दिन के अंदर जो रिवीजन पिटीशन है ये की जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 39, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स टू ओबे एंड एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर इशूड टू हिम बाय हिज, यानी कि बल के सदस्य का वो कर्तव्य होगा कि वो उसके द्वारा जारी किए गए सभी आदेशों को तुरंत पालन करे और कार्यान्वयन करे। यानी कि किसके द्वारा जारी किए गए आदेश को पालन करना है? तो उससे सुपीरियर अथॉरिटी के द्वारा अगर कोई आदेश जारी किया जाता है तो बल सदस्य का ये कर्तव्य बनता है कि उसको वो पालन करे। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 40, पावर टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट इज वेस्टेड विथ, यानी बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार करने की शक्ति किसके पास है? ये है ऑल मेंबर ऑफ द फोर्स, यानी सभी बल सदस्यों के पास ये पावर दिया गया है कि वो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 डील्स विच सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सीसीएस आचरण नियम 1964 कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रूल 3C। फ्रेंड, ये प्रश्न पिछले साल आ चुका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो का कंटेंट आपको यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो का कंटेंट आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से टाइम मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।